देखिए, हमने कल यहां छोड़ा हुआ था शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मनुष्य विक्रय विक्रय और 24 में आया था। इसमें अब देखें आता है कैलाश सत्यार्थी का नाम। काय का नाम आता है? इनने 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। इनने एक्चुअली किया था बचपन बचाओ आंदोलन। क्या किया था? इनका मूल काम था बचपन बचाओ आंदोलन, यानी इनने बच्चों के भविष्य के लिए और बच्चों के जीवन के लिए काम किया था। और इसके लिए इन्हें 2014 में मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार। क्या मिला था? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या कहा हमने? जोरदार आवाज हो। 25, 26, 27, 28 फिर से बोलो एक बार। अरे क्लियर है? क्या है ये? क्या है ये? अरे क्लियर है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25, 26, 27, 28। ओके, अब हमारे पास 25, 26, 27, 28 है। अब यहां पर सार ये आएगा कि आप कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है, अपना धर्म का प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है, आपको कोई धर्म का टैक्स नहीं लगेगा, किसी तीर्थ यात्रा का टैक्स नहीं लगेगा। ये सार आता है। अब इसको देखते हैं अपन। अनुच्छेद 25, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वेच्छा से मानने और उसके प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है। हाँ है ना? बस इसका प्रचार प्रसार करने से भारत की अखंडता, स्वतंत्रता और संप्रभुता को खतरा नहीं होना। क्लियर है? अच्छा माहौल बनाओ बेटा, बहुत बढ़िया माहौल बनाओ, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 26 कहता है कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार धार्मिक संस्था की स्थापना, आप कोई भी धार्मिक संघ, धार्मिक आप धर्मशाला या धार्मिक कोई भी आप ग्रुप बना सकते हैं। जैसे आप देखते हैं अलग अलग दल बन जाते हैं, हाँ है ना? तो अब यह अनुच्छेद 25 याद रखना। अब भी पढ़ा था कि आप कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं। कहां लिखा है? अनुच्छेद। भैया बेटा अनुच्छेद क्यों पूछा जाएगा? और हमें लग रहा है बेटा संविधान पढ़ने में आप लोग बोर हो रहे हो, हमें लग रहा है सब बोर हो रहे हो। चलिए अच्छा, बढ़िया इंटरेस्ट लो। यहां से बेटा अनुच्छेद के प्रश्न आएगा। तो आप धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं। कहां लिखा है? कहां लिखा है? ओके, आप धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं। कहां लिखा है? अनुच्छेद 26 कह रहा है कि आप धार्मिक संस्था बना सकते हैं। ओके, अब देखें उस संस्था के तहत संपत्ति, यानी आपने देखा होगा आपने एक ट्रस्ट बना लिया, आपने एक मंदिर बना लिया, तो आपने वहां संपत्ति भी कलेक्ट कर ली, आपने वहां पर पैसा कलेक्ट कर लिया, जमीन कलेक्ट कर ली। आपने सुना होगा मंदिर के नाम जमीन है, मस्जिद के नाम जमीन है, मंदिर के नाम इतना पैसा है, मस्जिद के नाम इतना पैसा है। तो आप एक संस्था बना सकते हैं और उसके एवज में आप या उसके लिए आप संपत्ति का अर्जन भी कर सकते। ओके, और उस संस्था का प्रशासन स्वेच्छा अनुसार चला सकते हैं, यानी आप अपनी एक ट्रस्ट बना लीजिए, कमेटी बना लीजिए और उसके सदस्यों के द्वारा वहां का प्रशासन चलाया जा सकता है। सीधी बात, यदि हम सार देखें तो अनुच्छेद 27 हमें इस बात की छूट देता है कि हम अपने धर्म के अनुसार अपना एक ग्रुप बना सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 28 क्या कहा हमने? अनुच्छेद 25 याद हो गया? हम कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 26 कह रहा है हम कोई संस्था बनाने के लिए, हाँ या ना? अब आ गए अनुच्छेद 27। किसी धार्मिक संस्था के संग किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति पोषण के व्यय के लिए, अरे यार, उस संचालक के संबंध में कोई टैक्स नहीं। देखो
कोई कर नहीं। मक्खी बैठी किस पर? फ्री अचानक क्यों रन कर रहा है? देखें, सीधी बात, अनुच्छेद 27 ये कहता है ओवरऑल कि कोई व्यक्ति कोई भी धर्म माने उस पर कोई टैक्स नहीं लादा जाएगा। कहां लिखा है? कहां बैठी है? अलग अलग छोड़ दो, छोड़ दो। कपड़ा कहां चला जाता है? यहाँ के टॉवल वगैरह कहाँ है? यहाँ की डेस्क से लेके आओ, ये उठाओ। चलो, तो अनुच्छेद 27 क्या कह रहा है? ठीक है, अनुच्छेद 27 कह रहा है कि आप पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। एक बार रिवाइज कर लिए। 25 क्या कह रहा? धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। 26 क्या कह रहा? 26 क्या संस्था बनाने के लिए स्वतंत्र है। 27 कह रहा है किसी धर्म पर कोई टैक्स, यानी अगर आप हिंदू है तब भी आपको टैक्स नहीं देना, आप मुसलमान है तब भी आपको टैक्स नहीं देना हो, यानी धर्म मानने का कोई टैक्स नहीं होगा। कौन कह रहा है? अरे क्लियर है? अब अनुच्छेद 28 कह रहा है इस शिक्षण संस्था में कि सरकार द्वारा, राज्य द्वारा किसी शिक्षण संस्था माने स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ना हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाएगी, ना हाँ या ना। आपको यदि अपनी शिक्षा, अपने धर्म की शिक्षा देना है तो आप इनके लिए अभी कह चुके आप अनुच्छेद 26 में कि आप कोई भी संस्था खोल सकते हो। तो अगर इस्लाम धर्म के लोग चाहें तो अपने मदरसे खोल सकते हैं, हिंदू धर्म के लोग चाहें तो अपने विद्यालय खोल सकते हैं और वहां पर जाकर के अपने अपने धर्म की शिक्षा। क्लियर है? लेकिन सरकारी विद्यालय में किसी विशेष धर्म की शिक्षा, हाँ या ना? सरकारी विद्यालय में न कुरान पढ़ाया जाएगा, न गीता पढ़ाई जाएगी। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई है। उस शिक्षण संस्था के विद्यार्थियों से किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश को बलात् सुनने यानी जबरन सुनने के निर्देश नहीं दिया जा सकता। ऐसा नहीं है कि किसी मौलवी को बुला लिया और जबरन कहा अब इनके उपदेश सुनो स्कूल में, या किसी पंडित को बुला लिया और कहा इनके उपदेश सुनो। अब पता चला वो उपदेश मुसलमानों के काम के नहीं है, या मौलवी को बुलाया तो हिंदुओं के काम के नहीं है। तो ऐसे उपदेश सुनने के लिए व्यवस्था नहीं किया जाएगा। सीधी बात, अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो सार्वजनिक शिक्षण संस्थान है उनमें किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 25 क्या कह रहा था? 25 क्या कह रहा था? क्या? किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। क्लियर है? ये कौओं जैसा काहे काहे मत किया करो। एक स्टूडेंट के बोलने की लैंग्वेज और तरीका अलग होता है। सुन रहे हो? अनुच्छेद 25 क्या कहता है? धर्म को मानने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक संस्था बनाने की स्वतंत्रता। क्लियर है? मैडम, दो ही हाथ नीचे कर लो और जरा खिंच के बैठो। हाँ, अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 क्या कहता है? क्या कहता है? कर लो मैडम, क्या कहता है अनुच्छेद 27? हाँ बोलो। हाँ, हाँ 27 क्या कहता है?
प्रचार करने की स्वतंत्रता 1127। तो चोंच खोल रही होती है अगर, तो चोंच जब हम पढ़ा रहे थे ना, आज पहला दिन तो नहीं, काय की तैयारी कर रही, तैयारी काय की कर रही। जिस आदमी को 10 बार पढ़ाने के बाद अभी के अभी पता नहीं है, तुम्हें क्या लगता है, तुम अपना एनालिसिस करो, क्या बन सकती हो तुम। सुनो सब लड़कियां और लड़के, जितने ये नाटक करते हो ना कि हम बैठे हैं, हम बोल नहीं रहे, तुम ध्यान रखना, तुम अगर नगर पालिका में सफाई कर्मी की पोस्ट खोले तो वो भी नहीं प्राप्त कर सकते। जो आदमी तुरंत के तुरंत याद नहीं कर सकता, बैठो और सुनो हमारी बात। अगर बोलने की इच्छा नहीं तो सीधा बैग उठाओ, गेट खुला है, जाना है तो आवाज उठाओ, बस एटीट्यूड में मत रहना। यहां में चाहिए बिल्कुल जिनका दिल खुला हो, मन खुला हो, दिमाग खुला हो, वो सारे बच्चे चाहिए। मैं सुन रहा हूं ना? हाँ, ये नहीं कि ज्यादा इंटेलिजेंट बन रहे हैं, ज्यादा सुपीरियर बन रहे हैं, ऐसे बोल रहे थे मर गए हो साले। बैठो। अनुच्छेद 25 क्या कह रहा था? गिनगिनाना नहीं रे, क्या कहा था? धर्म मानने की स्वतंत्रता। क्या कहा था? क्लियर है? अनुच्छेद 26 क्या कह रहा था? धार्मिक संस्था बनाने की स्वतंत्रता। क्लियर है? क्या? अरे क्लियर है? अनुच्छेद 27 क्या कह रहा था? टैक्स नहीं लगेगा, यानी टैक्स वर्जित है। और 28 क्या कह रहा था कि आप किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। हाँ है ना? लिख के देखो, अभी लिख के देखो। 25 क्या पूरा नहीं लिखना है, 25 में सीधा लिखो धर्म मानने की स्वतंत्रता। हम कोई भी धर्म मान सकते हैं। और मैडम ये रोज रोज लेटे आने के कारण खड़े हो? हाँ, कहां से आती हो? हो गया क्लियर? एक बात अच्छे से याद रखिए सारे लोग, अगर आप किसी एग्जाम को दिमाग में रखे हैं तो एग्जाम फाइट करने वालों की पढ़ाई अलग होती है और गिनगिनाने वालों की पढ़ाई अलग होती है।
समझ में आ रही बात? हम बार बार कह चुके, गिनगिनाने वालों की हमारे पास कोई जगह नहीं है। अगर आप गिनगिनाते हैं, आपको बोलना नहीं है, आप हमारे यहां से उठ के बाहर हो जाइए आप। और या फिर जैसे स्टूडेंट की लैंग्वेज होती है, जैसे स्टूडेंट एक्चुअली स्मार्ट होना चाहिए, आप उस तरीके से बातचीत करेंगे तो बैठिए, अदरवाइज जाइए आप। सुन लिया आपने? यहां पर दिखावा ना हमारा चलेगा ना आपका चलेगा। ओके? अनुच्छेद 14 में क्या पढ़ा था? विधि के समक्ष, अरे क्लियर है? 14 में क्या पढ़ा था? अनुच्छेद 15 में क्या पढ़ा था? भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 अवसर की, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का यानी छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। क्लियर है? ये पूरा चेंबर था समानता का अधिकार। क्या था? अब देखिए जरा अगला क्या आया? क्या आया? अरे क्लियर है? वो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या आया? 19, 20, 21, 22। ओके? प्रॉपर अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता, हाँ या ना? बोलने की, प्रेस की स्वतंत्रता, निवास करने की, घूमने फिरने की, संघ बनाने की, मीटिंग करने की, यात्रा करने की, ये सारी स्वतंत्रताएं कहां थी? अनुच्छेद, ओके? अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों से दोष सिद्धि। क्या कहा? हाँ ना? यानी जब तक आपका अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक आप अपराधी नहीं है। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा है, तो स्वयं के विरुद्ध आपको गवाह देने के लिए विवश, हाँ या ना? अब कहां गए? अनुच्छेद 21 यहां पर था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, याद है? यहीं पर है रोजगार की स्वतंत्रता, बताया था। और यहीं पर है, इसका मतलब है गौरवपूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता। और इसीलिए इसमें है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा। याद आया कि नहीं याद आया? अच्छा, जब कोई चीज मौलिक अधिकार बन जाती है तो इसका मतलब है कोई आपको रोक नहीं सकता। जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों का पढ़ना उनका मौलिक अधिकार है, यानी उन्हें स्कूल में एडमिशन देने से कोई रोक, उन्हें स्कूल जाने से कोई रोक। समझ में आ रही बात? बात समझ में आ रही हो? देखो पहले क्या होता था कि आपकी आधी साल हो गई, मान के चलिए जुलाई अगस्त आ गया, और किसी कारण बस, किसी मजबूरी बस माँ बाप का ट्रांसफर हो गया, मजदूरी करने के लिए वो जबलपुर चले गए। तो पहले आपने देखा होगा मास्टर नाटक करते थे, अब आधा साल निकल गया, एडमिशन नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, महीना कोई भी चल रहा हो, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अब एनी टाइम आपको स्कूल में लेना होगा। और वो बच्चा जितने बार स्कूल छोड़ना चाहे उतने बार स्कूल छोड़ सकता है, और नई जगह चाहे तो नई जगह एडमिशन। समझ में आ रही बात? मान के चलिए बच्चे दमोह से हैं, अब उनके माँ बाप उन्हें दिल्ली ले गए हैं और दिल्ली मजदूरी करने गए हैं, तो 2 महीने के लिए मजदूरी करने गए हैं, तो बच्चा 2 महीना कहां पड़ेगा? अब मान के चलिए वो कहां वापस आ गए, तो तुरंत एडमिशन कहां मिलेगा? अब आगे बात समझिए। आप इस आधार पर इनकार नहीं कर सकते कि अभी आप वहां पढ़ रहे थे तो वहीं पढ़िए, हम यहां एडमिशन नहीं देंगे, ऐसा नहीं कह सकते आप। समझ में आ रही है? तो ये है आपका कौन सा अधिकार? 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संरक्षण में आपको बिना कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो कारण बताया जाएगा, आपके पसंद के वकील से मिलने दिया जाएगा, 24 घंटे के अंदर सक्षम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। क्लियर है? पक्का? तो ये बात क्लियर हो गई है। ये
एक जो 22 तक था वो है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? इसके बाद आता है शोषण के। पक्का? शोषण का मतलब समझ लो। शोषण के लिए एक शब्द आता है संविधान में, बलात्। बलात् यानी जबरन किया गया कार्य, बलात् श्रम। ओके, तो 23 में दिया है मनुष्यों के लिए, तो 24 में दिया है बच्चों के लिए। पक्का? फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आता है? क्या आता है? 25, 26, 27, 28। ओके, 25 कहता है हम कोई भी धर्म मानने के लिए। अरे क्लियर है? 26 कहता है हम धार्मिक संस्था बनाने के लिए। क्लियर है? 27 कहता है किसी धर्म मानने पर टैक्स नहीं लगेगा। और 28 कहता है क्या? किसी शिक्षण संस्थान में। पक्का? अब आपके पास एक होमवर्क है, अभी के अभी आप सुने, आपके नए पेज में आप यहां पर, बूट कहां चला गया? आप यहां पर लिखेंगे समानता का अधिकार। उस समानता के अधिकार के अंतर्गत 4 आप ऑप्शन लिखेंगे। जैसे आपने यहां लिख दिया समानता का अधिकार, तो यहां पर आप लिखेंगे 14, 15, 16, 17, 18। इनके पॉइंट बस आपको लिखना है। फिर आगे आपको लिखना है क्या? फिर आगे आपको पॉइंट लिखना है। जल्दी लिखिए बेटा, याद रखिएगा, अदर लड़के लड़कियों की तैयारी में और आपकी तैयारी में अंतर है। अच्छे से लिखिए और याद तक किसी को कॉपी नहीं करना। खुद ये सोचो कि हमें याद है कि नहीं है।
लिखा अपने लोगों ने? बिल्कुल कंठस्थ याद हो गया? बेटा याद रखना, बिल्कुल ओरली याद होना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि हमने पढ़ लिया है, पढ़ने की जुगाड़ में है। ठीक है, चलिए अब यहां से आगे आते हैं। अच्छा सॉरी, अब ये पढ़ने भेजा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। क्या? अब यह सीधा है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का सीधा मतलब है कि आप अपनी संस्कृति, हाँ है ना, आप अपनी संस्कृति की शिक्षा प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आप अब संस्कृति क्या है? हमारे रहने सहने बोलने बैठने विवाह करने जन्मदिन मनाने, टोटल हमारे जीवन का रहने का तरीका। तो आप देखिए, आप अपने जैसे अब पंजाबी लोग हैं, अब मध्य प्रदेश में रह रहे हैं तो वो अपना प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम बुंदेलखंडी लोग अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, और खास तौर पर जिनकी संख्या कम हो जाती है किसी देश में, तो उन्हें एक भय रहता है कि कहीं हमारी संस्कृति समाप्त ना हो जाए, तो उन्हें यह अधिकार दिया गया है। हालांकि यह अधिकार सबको प्राप्त है कि आप अपने संस्कृति की शिक्षा का प्रचार प्रसार, ध्यान रखना यहां पर क्या है, संस्कृति की शिक्षा संबंधी कहेगी, हाँ ना। तो अब देखें 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिकों को अपनी भाषा लिपि संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार है। क्लियर है? अरे भाषा भी संस्कृति कहलाती है, लिपि भी क्या है? संस्कृति है, और आपके रहने सहने का ढंग भी लिपि। ठीक, उन्हें किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान प्रवेश से नहीं रोका जाए। जैसे अब मान के चलिए कोई सरदार है, अब सरदारों के रहने सहने का ढंग, अब वो बाल नहीं कटवाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप उसे प्रवेश नहीं देंगे। समझ में आ रही बात? तो आप उसे अपने संस्कार के अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार उसे अपनी संस्कृति बचाने का अधिकार है। हाँ, अनुच्छेद 30 कहता है अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्था का निर्माण कर सकते हैं, यानी वो चाहे तो अपनी संस्कृति की शिक्षा देने के लिए अपनी संस्था बना सकते हैं। हाँ ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या आया? अभी आपने पहला पढ़ा समानता का अधिकार, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, अगर इनमें से किसी भी अधिकार का हनन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कोई गवर्नमेंट आई और वो कट्टर हिंदुओं की है, या मान लीजिए गवर्नमेंट आई कट्टर मुसलमानों की है, उनने एक भर्ती निकाली और कहा इस पर मात्र हिंदू आएंगे, या कह दिया मात्र मुसलमान ही फॉर्म भरेंगे, यानी आपसे आपका अवसर की समानता का अधिकार छीन लिया गया। नहीं आ रही बात? सुनिए, अब कोई भी, अब मान के चलिए एक ही काम के लिए एक व्यक्ति से कहा गया तुमने मर्डर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और एक ने मर्डर कर दिया, आपको गिरफ्तार कर लिया गया। समानता का अधिकार का उल्लंघन हो गया। विधि के समक्ष सब लोग समान हैं कि नहीं है? हमारा कहना यह है कि किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो, पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले, छोड़े नहीं, बिना काम का गिरफ्तार कर ले, तो कहीं ना कहीं आपके मौलिक अधिकारों का क्या हुआ है? हनन हुआ है। हुआ है। जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो, तो अब मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी है सर्वोच्च न्यायालय की, कहेगी। और इसके लिए हमारे पास एक और मौलिक अधिकार है जहां से हम न्यायपालिका जा सकते हैं, वो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और 226 के अंतर्गत जा सकते हैं हाई कोर्ट। क्लियर है? गारंटी किसने ले रखी है? सुप्रीम कोर्ट। पक्का? यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्राप्त मूल अधिकार है। व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर वह उच्चतम न्यायालय जा सकता है, यह उच्च न्यायालय जा सकता है। हाँ या ना? इसीलिए अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। समझ में आ रही बात? अब मान के चलिए आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, मौलिक अधिकार के उल्लंघन की याचिका दायर किए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय
5 प्रकार की रिटें यानी 5 प्रकार के आदेश जारी करता है। अगर आपके कहीं मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, आप कहां पहुंचे? कोर्ट। तो आपके पास कोर्ट 5 प्रकार के आदेश, 5 में से कोई एक प्रकार का आदेश जारी कर देगा। हालांकि यहां पर हम कोर्ट के बारे में पढ़ा रहे होंगे, एक हाई कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है, लेकिन यहां पर एक बात उल्टी है कि सर्वोच्च न्यायालय जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो मात्र 5 प्रकार की रिटों के बारे में आदेश जारी करता है, इसके अलावा नहीं। जबकि हाई कोर्ट जो है वो 5 प्रकार के अलावा भी अपने स्वविवेक से कई प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। ओके? जबकि कोर्ट क्या है? छोटा, फिर ये क्या है? बड़ा। ओके? तो 5 प्रकार की रिटें कौन कौन है? एक का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या नाम है? इसका सीधा मतलब है, अगर किसी ने आपके स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किया है, पुलिस ने, सीबीआई ने या किसी भी चीज ने आपको बंद करके रख लिया है, तो आपका कोई साथी कोर्ट जाएगा कि सर हमारे आदमी को बंद करके रख लिया गया है, तो कोर्ट तत्काल आदेश जारी करेगी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, हमारे सामने प्रत्यक्ष ले आओ। नहीं आ रही बात समझ में? आप हमारे सामने सशरीर प्रस्तुत करो। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? ये कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार पुलिस लॉकअप में यदि कोई आदमी मर जाए तो आपने सुना होगा बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा बवाल खड़ा हो जाता है। उन पुलिस वालों की नौकरियां चली जाती हैं, उन पुलिस वालों को सजाएं हो जाती हैं। सुना है? क्यों? क्योंकि कारण क्या है? जैसा सशरीर आपने उसे गिरफ्तार किया था, कानून कहता है सशरीर आपको प्राणों सहित आपको कहां प्रस्तुत करना होगा? न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। लेकिन आपने उसे सशरीर सप्राण गिरफ्तार तो किया, लेकिन आप उसे बिल्कुल साबुत वैसा का वैसा प्रस्तुत नहीं कर सके, और यह अपराध की श्रेणी में आता है। आपने मौलिक, उस आदमी के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन किया है। समझ में आ रही बात? और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? इसीलिए ये बवाल मच जाते हैं कि अब तो पता चला थानेदार की नौकरी गई, एसपी तक की नौकरी गई। समझ में आ रही बात? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक आता है क्या? परमादेश। क्या आता है? एक आता है उत्प्रेषण, एक आता है प्रतिषेध, और एक आता है अधिकार प्रक्षा। क्या आता है? अब कितने प्रकार की रिटें हैं? 5। कितने प्रकार की? बेटा एक हाथ जोड़ के निवेदन है, ध्यान रखना, हर जगह लोग संविधान पढ़ते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लेकिन हमारा स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, एक बार कोई चीज पढ़ने के बाद वित्त अनुच्छेद याद होना चाहिए। सुन रहे हो? हाँ, देखे अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये कब रिट जारी की जाती है? जब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराना हो। कोई भी एजेंसी हो, जरूरी नहीं है कि पुलिस हो, सीबीआई हो, हाँ या ना, सेना हो, कोई ने भी आपको गिरफ्तार करके रख लिया हो और आपको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न किया जा रहा हो, तो आपका कोई भी संबंधी आपकी ओर से रिट लगा सकता है, हाँ या ना। नंबर 2 आता है परमादेश। क्या आता है? हाँ या ना। अच्छा, क्या होता है? परमादेश कब लगाया जाता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलिए, आप कोर्ट, आप कलेक्टर साहब के पास गए आवेदन लेकर, साहब हमारा ये काम है कर दो। एसपी, नगर पालिका अधिकारी या कोई भी साहब के पास आप गए, उस आदमी ने आपकी एप्लीकेशन बार बार ले ली, लेकिन आपका काम नहीं किया, जानबूझ करके वो आपका काम टाल रहा है। अब आपके पास एक रास्ता है कि आप कहां चले जाओ? कोर्ट। कहां चले जाओ? और कोर्ट आप चले गए और कोर्ट में आपने कह दिया कि साहब जी देखो, हम 4 बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन सामने वाला अधिकारी जानबूझ करके हमारी बात नहीं सुन।
तो न्यायालय उसे सजा बोल सकता है। उस अधिकारी को एक बार तो वार्निंग देगा कि आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे, आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। आपको जिस कारण से आपको पद दिया गया है, आप उसके काम को निर्वहन नहीं कर रहे हैं। कृपया इतने दिन में निर्वहन कर ले, 10 दिन में, 15 दिन में, 90 दिन में, अदरवाइज उतने दिन में काम नहीं हुआ सो लगता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी आपने कोर्ट की अवमानना की है, वो सीधे व्यक्ति नीली गाड़ी में, चाहे वो कलेक्टर ही क्यों ना हो। अरे कलेक्टर तो ठीक है, कलेक्टर के और कलेक्टर के ऊपर उनके पिताजी लोग ही क्यों ना हो। जब ये बात आती है कि आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है तो सीधा फिर आपको जेल ही जाना पड़ेगा। इसीलिए आपने देखा होगा जब कभी किसी व्यक्ति का काम नहीं होता, पता चला कोई की तनख्वाह नहीं मिल रही या पेंशन नहीं मिल रही, खूब चक्कर लगा रहे, अधिकारी नहीं सुन रहे, वे कहां चले गए? कोर्ट। कोर्ट ने लिख के दे दिया 90 दिन के अंदर इनकी पेंशन दी जाए, उन्हें देना पड़ती है। 90 दिन से 100 हो गए और वे फिर पहुंच गए कहां? कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कहा अच्छा अब हमारे आदेश का उल्लंघन, चलो आ जाओ, तो फिर सीधा जेल जाना पड़ता है। तो ये परमादेश कब किया दिया जाता है? जब लगे कि कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा। ओके, मान के चलिए आपने रिपोर्ट दर्ज कराई, आप बार बार आवेदन दे रहे हैं, लेकिन सामने वाला अधिकारी कोई टीआई है, कोई थानेदार है, कोई एसपी है, बार बार सूचित किए जाने पर भी आपकी रिपोर्ट नहीं लिख रहा है, तो इनके द्वारा परमादेश जारी किया जाएगा कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें। और ये वार्निंग दिए जाने के बाद भी यदि वो आदमी कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसका पद समाप्त, वो जेल के दरवाजे एनी टाइम खुले। दो चीजें समझ में आ गई। पहला कौन सा? बंदी, हाँ या ना? नंबर 2 क्लियर है? दो दिन सब पदाधिकारी, सरकार या न्यायालय संविधान के नियमों से कर्तव्य पालन नहीं कर रहा है तब यह लेख जारी। अरे क्लियर है? चलो 2 हो गए। अब तीसरा, उत्प्रेषण। यह लेख तब जारी किया जाता है जब कोई सरकारी अधिकारी या न्यायिक अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य करता है। मान के चलो कोई तहसीलदार है, अब जितना उसका पावर नहीं है उससे ज्यादा आदेश जारी कर रहा है, जबकि उसके अधिकार क्षेत्र में ऐसा नहीं है। हम गए से हाई कोर्ट में क्या कर रहे हैं? शिकायत के साथ इनके अधिकार क्षेत्र में इतना नहीं है, लेकिन फिर भी आदेश जारी कर रहे। समझ में आ रही बात? तो ऐसा करने पर एक उत्प्रेषण, यानी वो फाइल जो है अपने उच्च अधिकारी को भेज दो। आप किसको भेज दो? आप उसे नहीं बनेंगे, आप उस पर कार्य नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास उतना पावर। यहां तक कि न्यायालय भी अलग अलग दर्जे के हैं। एक न्यायालय, उसके ऊपर न्यायालय, उसके ऊपर न्यायालय। अगर कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य कर रहा है तब भी ये रिट लगाने पर और ये रिट जारी होने पर उसकी फाइल को ऊपर भेज दिया जाता है। इसीलिए इसका नाम है उत्प्रेषण। क्या नाम है? आवाज नहीं आ रही है? तो ये तीसरे प्रकार का है जब कोई अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम कर, सुन रहे हो, तो उसको ऊपर के अधिकारी को वो फाइल ट्रांसफर की जाती है। तो 3 प्रकार की रेटें हो गई। पहले प्रकार की रेट बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या कहा हमने? अरे क्लियर है? क्या कहा हमने? नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश। बंदी प्रत्यक्षीकरण कब? जब किसी को बंदी बना लिया जाए। परमादेश कब आएगा? जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन। ओके। और नंबर 3 उत्प्रेषण, जब कोई अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से, हाँ या ना? चलिए अगला अब आता है दो ऊपरी न्यायालय, ये ऊपरी अधिकारी को फाइल ट्रांसफर। सुन रहे हो? चलिए इसके बाद प्रतिषेध। जब देखें जरा प्रतिषेध क्या कहलाता है। जब किसी निचली अदालत द्वारा अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया जाता है तो ऐसा काम रोकने के लिए
प्रतिषेध, रोक लगा दी जाती है, इसे हम कहते हैं स्टे। क्या कहते हैं? मान के चलो जिला न्यायालय में हमारे पास कोई केस चल रहा है और वो न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम कर रहा है मजिस्ट्रेट, तो हम ऊपर वाले न्यायालय माने हाई कोर्ट चले जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे कि साहब जो न्यायाधीश है ये जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं। सुन रहे हो? तो वहां पर क्या लग जाएगी? रोक। ठीक है, चलो। अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा का मतलब होता है, अब देखना ये है क्या, कई बार कई पद ऐसे होते हैं जिनके लायक व्यक्ति नहीं होता, लेकिन राजनीतिक चमचाई के चलते, बुंदेलखंडी में कह रहे हैं, उस पद पर पहुंचा दिया जाता है। पता चला, मान के चलें कि दमोह में शिक्षा अधिकारी का पद खाली है, ट्रांसफर हो गया, या दमोह के जिला शिक्षा अधिकारी रिटायर हो गए हैं, अब वो पद खाली है। अब वो क्या किया, जो मंत्री जी के सबसे बड़े गुलाम हैं उनको क्या किया गया, कुछ देर के लिए क्या चार्ज दे दिया गया और जानबूझ करके कोई व्यक्ति वहां से ट्रांसफर करके नहीं लाया गया ताकि जे महान मूर्ति का बने रहे, शिक्षा अधिकारी बने रहे, जबकि वो इस लायक नहीं है, ना इस लायक पढ़े लिखे हैं, ना इस पद के लायक सीनियरिटी है और ना इस पद के लायक उनका अनुभव है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने यह पद गलत तरीके से प्राप्त किया है, चाहे राजनीतिक अप्रोच के द्वारा, चाहे चोरी के द्वारा, चाहे गलत कागजों के द्वारा, कैसे भी किया हो, लेकिन उनने ये पद जो है वो गलत तरीके से प्राप्त कर लिया है। जब आपको लगे कि ऐसा हुआ है, तब आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं और ऐसा पाए जाने पर जब कोई व्यक्ति अवैधानिक रूप से कोई सार्वजनिक पद प्राप्त कर लेता है ना, तो ये रिट जारी की जाती है और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय पद छोड़ने का आदेश जारी करता है। क्या जारी करता है? मान के चले, कई बार आपने सुना होगा चुनाव हुए, कई बार चोरी से वोटें गलत गिन ली जाती है, सरकार के दबाव में वोट जो जीत रहा था वो हार गया, जो हार रहा था वो, जबकि उसके बाद उतनी वोटिंग ही नहीं है, एक्चुअली सरकार के दबाव में आकर उसे जिता दिया गया। हम कहां चले गए? कोर्ट। तो जब कोर्ट ने ये देखा कि ये गलत तरीके से चुनाव जीत गया है, तो वो पद छोड़ने का आदेश जारी करता है कि तुम आज ही का छोड़ो पद। सुन रहे हो? ये गलत तरीके से आप अधिकारी बन गए हो तो अब आज ही पद छोड़ोगे आप। तो 5 प्रकार की रिटें सुन लिया आपने। आपके पास मौलिक अधिकार हैं, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें जारी होंगी। पहली कौन सी? मिनमिना रहे हो? जोर से आवाज से बोलो। अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाए तो बंदी को प्रस्तुत करने के लिए जारी होगी। नंबर 2, क्या अगर कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है? नंबर 3, क्या उत्प्रेषण, निचले अधिकारी का अगर वो अपने अधिकारों का ज्यादा उपयोग करे तो ऊपर भाई ट्रांसफर करने के लिए पक्का। आगे प्रतिषेध रोकने के लिए और अधिकार प्रक्षा, यानी आप अपने अधिकार आज ही छोड़ो, आप गलत तरीके से इस पद पर आए हो। नहीं आ रही बात समझ में? जल्दी से 5 ही प्रकार की रिटें लिखकर देखो। 5 प्रकार की रिटें लिख के देखो।
चाय नहीं दी है भैया, यार एक मिनट चाय पी लें मेरा, आप लोग पानी पी लीजिए जब तक। चलिए ये पूरा का पूरा मौलिक अधिकार का सिस्टम हमको समझ में आ गया, और यहां से क्वेश्चन आएंगे ही, ये तय है। अच्छा यहां देखें, अब जनहित याचिका, ये देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत की कोर्ट, अब पहले तो ये थोड़ा सा हम आपको एक बात बता दें कि भारत की कोर्ट के पास ये इतने सारे अधिकार कहां से आ गए। सबसे पहली बात क्या होता है कि जहां पर बुद्धिजीवी, जहां पर बुद्धिमान लोग निवास करते हैं, वहां पर निश्चित तौर पर एक न्याय निवास करने लगता है। ये आपको शायद आप जो भी धार्मिक किताबें पढ़ते होंगे वहां पर आपको पता होगा कि अगर एक गांव में, एक पूरे गांव में एक बुद्धिजीवी भी है तो ये मान के चलिए गांव का बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे उस समय क्या हो रहा था, बार बार जो राजनीतिक भ्रष्ट लोग हैं वो बार बार सरकार बना रहे थे, राजनीतिक स्वार्थ के कारण सरकार गिरा रहे थे, फिर चुनाव होते थे, फिर सरकार गिर जाती थी। इससे बहुत ज्यादा झटका लगता था जनता को, और लगातार महंगाई बढ़ती जा रही थी, और ये महंगाई बढ़ने का मूल कारण है सरकार का स्थिर ना होना। और सरकार द्वारा, देखिए जैसे अभी आप लोग सोचते हैं महंगाई का मूल कारण होता है अनर्गल खर्च, जैसे मैंने अर्थव्यवस्था बढ़ा था। सरकारें क्या करती हैं, चुनाव जीतने के लिए जरूरत से ज्यादा वादे कर देती हैं, हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे। अच्छा वो सारे काम करने के लिए कर्ज उठाना पड़ता है,
जब सरकार को कर्ज उठाना पड़ता है तो कर्ज पर ब्याज चुकाना पड़ता है। अब जो आप टैक्स देते हैं, अगर वो टैक्स ब्याज में ना जाता तो वही टैक्स रिटर्न आपके काम आता। भाई उस टैक्स से अस्पतालें खुलती, उस टैक्स से स्कूल खुलते, सड़कें बनती, सारे काम होते और महंगाई नहीं बढ़ती। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जब आप टैक्स भरते हैं, सरकार ने चुनाव जीतने के चक्कर में अनर्गल खर्च कर दिया, कर्जा ले लिया। अब मान के चलिए उदाहरण के लिए कि हमने 1000 रुपए टैक्स जमा किया, ओके, अब 1000 रुपए हमारा था, लेकिन उसमें से 700 रुपए ब्याज पर चला गया। अब मात्र कितने बचे? अब 300 रुपए में उतना विकास नहीं हो सकता। अब 300 रुपए में नहीं हो सकता तो सरकार ने फिर टैक्स बढ़ा दिया आप पर टैक्स बढ़ा दिया। आप लगातार टैक्स के बोझ तले दबते गए, वस्तुएं महंगी होती गई। जो बिस्किट का पैकेट आज 10 रुपए में आना था वो 15 का कर दिया गया। ये लगातार एक तरफ महंगाई बढ़ती गई। तो सरकारों ने क्या किया कि चुनावी वादे जरूरत से ज्यादा करें, जो उनकी कैपेसिटी में नहीं थे, उनको पूरा करने के लिए लोन लिए गए, विदेशों से कर्जा लिया गया और लगातार भारत की स्थिति खराब होती गई। इस समय लगातार पता चला सरकार बनी, 1 साल बाद फिर गिर गई, 2 साल बाद फिर गिर गई। इस पूरे दौरान कोर्ट ने यह देखा, कोर्ट में बैठे थे न्यायाधीश, और ये वो लोग होते हैं जो पूरा संविधान इन्हें याद होता है। ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं होते जिन्हें पूरा संविधान ज्ञान होता है। ये एक प्रकार से बहुत बड़े ज्ञानी पंडित, जाति के पंडित नहीं, एक्चुअली ज्ञान वाला व्यक्ति कहलाता है पंडित, ओके। तो ये कानूनी ज्ञाता होते हैं। इन स्थिति को भाप लिया कि अगर इन राजनेताओं के भरोसे अगर हमने देश छोड़ दिया तो इस देश की जनता एक दिन भूखों मर जाएगी। तो इनने एक और नई प्रथा निकाल दी, जनता को एक नया ऑफर दे दिया कि आप आइए, कोरे कागज पर एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए, जिसे कहते हैं याचिका। क्या कहते हैं? जनहित याचिका कहते हैं। एक ऐसी याचिका जो सबके हित में हो, सबके, हाँ है ना, जो सबके हित में होती है वो कहलाती जनहित, किसी एक के हित में नहीं, जनहित में। अब एप्लीकेशन लिख के लाइए, कोर्ट तत्काल उसे एक्सेप्ट करेगा और उसको संज्ञान लेगा। तो कोर्ट ने 2 प्रथाएं रख ली, एक स्वयं संज्ञान, क्या, अपने आप संज्ञान लेना। जैसे आपने एक बार याद हो, मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा अतिक्रमण की मुहिम चल गई थी। अचानक से हर जगह, दमोह, जबलपुर, हर जगह क्या आ गया था? अतिक्रमण। अतिक्रमण हटाने का प्रोसेस आ गई थी। बस हुआ क्या था कि हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट साहब जा रहे थे, उन्हें पहुंचना था कोर्ट, और उनकी गाड़ी बीच में ट्रैफिक में फंस गई। उन्होंने ड्राइवर से पूछा, भैया क्यों ये ट्रैफिक क्यों फंस गया? बोले साहब, ये दुकानें पहले बहुत दूर दूर थी, आजकल ये सकरी हो गई है, निकलने के लिए जगह नहीं है। वो कोर्ट पहुंचे, उन्होंने एक आदेश जारी किया, मुख्यमंत्री कटघरा में उपस्थित हो। अब मुख्यमंत्री उपस्थित हो, क्या हुआ? आगे सरकारी जमीन क्यों दबा ली गई? इतने दिन के अंदर हटा दी जाए, बात खत्म। आदेश कहां का है? कोर्ट का। स्वयं संज्ञान ले लिया, हाँ या ना? आपको याद हो, जो आसाराम पहले कहलाते थे बाबू, बाबू बाबू तो चले गए, तो उनका जो एक्चुअली राम रहीम, इनके केस जो सामने आए वो न्यायपालिका के सशक्त होने के कारण। नहीं तो आप इनके यहां अगर देखते तो इनके चरणों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जितने मंत्री हैं सब साष्टांग रहते थे। मतलब टीआई मियाई की तो कोई औकात ही नहीं थी कि इनकी रिपोर्ट लिख ले। समझ में आ रही बात? टीआई वगैरह तो इनकी सेवा में लगे रहते थे। इनकी जब कार आती थी तो 4 जिलों के टीआई आगे, 4 के पीछे, इनकी रिपोर्ट लिख कौन रहा? लेकिन एक लड़की ने एक आधे फटे कागज पर लिख के भेज दिया और पोस्ट कर दिया, और वो चिट्ठी हाथ में लग गई मुख्य न्यायाधीश के, और मुख्य न्यायाधीश समझ गया कि यार बहुत गड़बड़ है, और मुख्य न्यायाधीश ने आदेश जारी कर दिया कि आश्रम पर छापा मार दिया जाए, तत्काल सीबीआई भेजी जाए। तो आप देखिए, अगर ये लोग ना होते तो आप देखिए कि एक चिट्ठी, वो भी एप्लीकेशन नहीं, कोई प्रकार की फॉर्मेलिटीज नहीं, एक चिट्ठी लड़की ने लिख दी और मुख्य न्यायाधीश के हाथ लग गई, और सही हाथों में लग गई और केस लग गया। अब आप ये नहीं कह सकते कि साहब
एप्लीकेशन का ही नहीं लगाई, टिकट का ही नहीं लगाई, डेट का ही नहीं लगाई, पेशी का ही नहीं लगाई। आप नहीं कह सकते, न्यायाधीश से आप नहीं कह सकते। भारत की न्यायपालिका ने यह प्रथा बना ली कि हम स्वयं संज्ञान ले सकते हैं, या कोई व्यक्ति जनहित याचिका लेकर आ जाए तो हम कभी भी, भारत की कोर्ट का कोई समय नहीं है। ये प्रथा बात अलग है कि 10 बजे खुलना, शाम को 5 बजे बंद, लेकिन भारत की न्यायपालिका का कोई समय, भारत का न्यायाधीश जहां बैठ जाए वहीं कोर्ट है, जितने बजे बैठ जाए उतनी बजे न्यायपालिका है। आधी रात, अभी आपने सुना होगा याकूब मेमन के समय कि आपने एप्लीकेशन दी, उन्होंने कहा रात के 2 बजे, सुबह 6 बजे फांसी होना है, बोले रात में 2 बजे ले, हम 2 ही बजे सुनेंगे हम। मतलब भारत की कोर्ट एनी टाइम आपके लिए उपलब्ध है। समझ में आ रही बात? और यही कारण है कि हम और आपका जीवन सुरक्षित है। तो ये लोकहित बात। और अगर जैसे हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में इतने पावर कोर्ट के पास नहीं है, जबकि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, इसने अपनी प्रथा बना ली कि हमारे पास तो कोई आया और हम तुम्हारे खिलाफ आदेश जारी कर देंगे, और अगर हमारी अवमानना हुई तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे। और अनुच्छेद अभी पढ़ा था आपने 13, क्या न्यायिक पुनरावलोकन, क्या पढ़ा था? हम हर चीज की समीक्षा कर सकते हैं। तो इन अनुच्छेदों ने लगातार भारत के कोर्ट को पावरफुल बना दिया। चलिए देखें जरा, ऐसी याचिका जिसके माध्यम से पीड़ित व्यक्ति कोई अन्य व्यक्ति या संस्था पीड़ित की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाता है। देखें, जनहित याचिका की इस प्रणाली भारत में पूर्व प्रचलित केवल प्रभावित व्यक्ति ही न्याय पाने के अधिकारी को अपील कर सकता है को बदल दिया गया। मतलब अब कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का माध्यम लेकर भी कोर्ट तक पहुंच सकता है। अब स्वतः संज्ञान के माध्यम से भी, स्वतः संज्ञान, मजिस्ट्रेट टीवी देख रहे, उन्हें लगा कि यहां दिक्कत है तो डायरेक्ट आ रही, ये जरूरी नहीं कि तुम पहुंचो, टीवी देखते देखते याद आ गया कि अरे यार यहां पर दिक्कत है, तो तुरंत न्यायालय पहुंच करके वो आदेश जारी कर देंगे, घर से आदेश जारी कर देंगे, और हस्ताक्षर करके आदेश जारी कर दिया तो वो काम किस लग जाएगा। समझ में आ रही बात? देखिए, न्यायिक सक्रियता, जब न्यायपालिका अपने परंपरागत न्यायिक भूमिका का अतिक्रमण कर विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में दखल देता है। देखिए जरा क्या होता है, हमने पढ़ा था एक विधायिका है जो कानून बनाती है, उनमें से कुछ को मंत्री बनाया जाता है, वो कहलाती है कार्यपालिका। क्या कहलाती है? नियम तो ये है कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच में कभी न्यायपालिका नहीं बोलती, लेकिन जब न्यायपालिका को लगने लगता है कि ये दोनों भ्रष्ट हो रहे हैं और कानून के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तब न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है। आपने देखा होगा जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में पहले कांग्रेस की सरकार बनी, फिर कांग्रेस की सरकार के विधायक खरीद लिए बीजेपी वालों ने, तो आपने देखा होगा एक पक्ष तुरंत कहां पहुंच गया, हाई कोर्ट के साथ गलत हो रहा है, फिर दूसरा पहुंच गया नहीं गलत नहीं हो रहा है, तो अंत में पाले जो गेंद है वो कहां पहुंच जाती है? न्यायपालिका। कहां पहुंच जाती है? अरे क्लियर है? तो ये दखल दे देती है उनके कामों में न्यायपालिका, ठीक है, इसे कहते हैं न्यायिक सक्रियता। अच्छा, मूल अधिकारों के संबंध अन्य उपबंध देखें जरा। अब हमने बीच में, आपको याद हो, हमने 29-30 तक तो पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? हमने 31 छोड़ के 32 पढ़ा था, फिर हमने 33 नहीं पढ़ा, 34 नहीं पढ़ा, 35 नहीं पढ़ा, हाँ या ना? अब देखिए, कुछ मौलिक अधिकार, अगर आप किसी संगठन में, खासतौर पर जैसे सेना में आप भर्ती होते हैं, तो आपके कुछ मौलिक अधिकार कंट्रोल कर दिए जाते हैं। आपको उतनी स्वतंत्रता नहीं दी जाती जितनी आम नागरिक को दी जाती है। और ये क्यों कंट्रोल की जाती है? ताकि भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता और भारत की स्वतंत्रता, हाँ या ना? अब देखें, जैसे सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार, अनुच्छेद 33। अगर सशस्त्र बलों को हम कहते हैं कि तुम हड़ताल कर सकते हो, तो वो तो कल बंदूकें ही लाए हैं, और वे ग्रुप बनाने, जैसे मान लो पटवारी हड़ताल कर देते, शिक्षक हड़ताल कर देते हैं, लेकिन तुमने कभी सुना कि पुलिस की हड़ताल है? तुमने कभी सुना सेना की हड़ताल है? अगर 2 मिनट के लिए मानो कि भारत की सेना हड़ताल कर दे तो पाकिस्तान दूसरे दिन चल जाए
कि जब तक तुम्हारी हड़ताल चल रही जब तक हम काम कर ही लें। तो ये लोग हड़ताल नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ये मौलिक अधिकार है। आप शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन सेना मौलिक अधिकार, ये वाला मौलिक अधिकार उसके पास नहीं है। अनुच्छेद 33 मार्शल लॉ मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 34। अब देखो जरा सशस्त्र बल, अनुच्छेद 33 कहता है कि संसद को यह शक्ति प्रदान है कि वह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके, यानी कि इस प्रतिबंध लगा सके, यानी उन पर रोक लगा सके अगर आप सेना में हैं तो। हाँ या ना? इसका मुख्य उद्देश्य है कि उनके कार्य करने और अनुशासन को बनाए रखना, मार्शल लॉ। इसके अंदर भारत के किसी क्षेत्र में यदि सैन्य अधिनियम लागू हो तो संसद को यह शक्ति है कि वह मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सके। यदि कहीं पर आपातकाल लग जाए और वहां पर सेना अपना कब्जा ठोक दे सुरक्षा के लिए, तो वहां पर फिर मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे और सेना के अधिकार लागू कर दिए जाएंगे। कहां लिखा है? अनुच्छेद 34। हाँ या ना? अनुच्छेद 35 कहता है इसके तहत संसद को केवल कुछ विशेष मौलिक अधिकार प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, किंतु यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं। यानी कुछ अगर आपातकाल वगैरह आ जाए, समय थोड़ा विपरीत आ जाए, तो संसद के पास ये अधिकार है कि मौलिक अधिकारों में किन को जारी रखना है, किन को जारी नहीं रखना है, ये अधिकार उसके पास है, वो नियम बना सकते। हाँ या ना? अब देखें मौलिक अधिकारों में संशोधन। अब कोई पूछे क्यों मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है? हाँ हो सकता है। कौन कर सकता है? संसद। कैसे कर सकता है? भैया लोकसभा में बात उठेगी, 2/3 से पास होगी, कहां जाएगी? बोले यार। राज्यसभा में बात उठेगी, 2/3 से पास होगी, राष्ट्रपति के पास जाएगी, और अगर हस्ताक्षर हो गए तो मौलिक अधिकार में संशोधन माना जाए। लेकिन मौलिक अधिकार में संशोधन कर तो सकते हो, लेकिन संविधान की मूल भावना को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए या मौलिक अधिकारों को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। समझ में आ रही बात? हाँ या ना? अगर ऐसा हुआ कि आपने संशोधन किया और सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 13 के अंतर्गत उसे पढ़ा, क्या के अंतर्गत? अरे क्लियर है? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत उसे पढ़ा और अगर यह पाया कि मौलिक अधिकार का क्या हो रहा है? उल्लंघन। सुन रहे हो? तो उस बनाए गए संशोधन को शून्य घोषित कर दिया। तो ये बात आ गई है। देखो मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है, परंतु इससे संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन। मौलिक अधिकारों पहला संशोधन हुआ था 44वां 1978। कब? 78। इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया। ध्यान रखना जरा। कब? 44वां संशोधन। 44वां संशोधन। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार। ठीक है। अनुच्छेद 31 ये पढ़ते रहना बाप। 86वां संशोधन किया गया कब? 2002 में, और इसमें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 21 का जोड़ा गया। सुन रहे हो? और इसमें जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। अनुच्छेद 21 में जोड़ा है ना? कब जोड़ा गया? 86वां संशोधन। कब जोड़ा गया? सन क्या था? अरे क्लियर है? तो ये जोड़ दिया गया। ठीक। न्यायपूर्ण अवलोकन खूब पढ़ा चुके हो। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों का आधार यह पहले से लागू या भविष्य में बनाई जाने वाली सभी विधियों से मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है, यानी मौलिक अधिकार सुरक्षित रहें। इस प्रकार अनुच्छेद 13 पहले से लागू या भविष्य में बनाई जाने वाली सभी विधियों को न्यायिक पुनरावलोकन। कोई विधि मूल अधिकारों से असंगत है, मौलिक अधिकारों से, यानी कोई विधि यानी कानून अगर मौलिक अधिकारों से मेल नहीं खा रहा है तो मौलिक अधिकार पहले है, वो कानून क्रॉस कर दिया जाए। ठीक है। इसका निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों से असंगत विधियों को अवैध घोषित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, जबकि उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उल्लंघन करने वाली विधियों को अवैध घोषित करने का अधिकार है।
अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत पर आधारित है। यानी आप 32 के अंतर्गत कोर्ट जाते हैं, आप 226 के अंतर्गत कोर्ट जाते हैं, लेकिन एक्चुअली इन दोनों की जो नींव है वो है अनुच्छेद 13। क्या है? क्लियर है? न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लिया गया है। काय के द्वारा? याद रखिएगा, हमारे भारत में जो संसदीय प्रणाली है, संसद के बाद जो ताकत है वो हमने ब्रिटेन से कॉपी करी है। कहां से? लेकिन हमारी न्यायपालिका में जो ताकत है वो हमने अमेरिका से कॉपी करी है। कहां से? पक्का? तो न्यायालय की बात जब भी आए वो कहां से आई है? मंत्रिमंडल, संसद। कहां से? देखो, ढांचा संविधान संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान की रक्षा का दायित्व एवं अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का है। अतः किसी भी संशोधन किए जाने पर न्यायालय उसका पुनरावलोकन कर सकता है। यह पाए जाने पर कि संशोधन में संविधान के मूल ढांचे को नुकसान होता है, तब इस तरह के किसी भी संशोधन को न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। अब प्रश्न आता है कि न्यायिक पुनरावलोकन समझ गए हम कि न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि न्यायालय बनाए गए कानून को पढ़ेगा और अगर इसने संविधान की मूल भावना या मूल ढांचे या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया तो उसे शून्य घोषित करेगा। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। सुन रहे हो? लेकिन अब ये न्यायिक पुनरावलोकन है क्या? आखिर इसकी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? सोच क्या है आखिर इसके पीछे? इसके पीछे सोच ये है कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। न्यायालय का कहना यह है कि हर आदमी के पास अलग अलग शक्तियां हैं। मंत्रियों के पास शक्ति अलग है, संसद के पास शक्ति अलग है और न्यायालय के पास शक्ति अलग है। अपना अपना काम करें, आप किसी दूसरे के काम में इंटरफियर ना करें। समझ में आ रही है आप? भाई, विधानसभा या संसद का काम है कानून बनाना, मंत्रियों का काम है यानी सरकार का काम है सरकार चलाना, तो संविधान की रक्षा करने का काम किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का। तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये मंत्री और ये संसद जो दोनों मिल जाए और एक नया संविधान बना डालें। नहीं आ रही बात समझ में? पुराना खारिज कर दे और नया बना दे, ऐसा नहीं होगा। संविधान की मूल भावना को ठेस नहीं, जिसमें शासन के तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र हैं किंतु एक दूसरे पर प्रभावी नियंत्रण हो। जैसे संसद है, संसद से ही बने हैं मंत्री, तो मंत्री ऐसा नहीं कि अब बन गए तो तुम कुछ भी करो। अगर तुम कुछ करोगे तो तुम्हें संसद में जवाब देना होगा। कहां जवाब देना होगा? अब देखने जरा, ये संसद है, ये मंत्रिमंडल है, तो मंत्रिमंडल को जवाब कहां देना है? अरे क्लियर है? अब संसद कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अगर तुमने कोई कानून गलत बना दिया तो ऊपर कौन बैठा? सुप्रीम कौन बैठा है? तो स्वतंत्र तो है लेकिन एक दूसरे से बंधे हैं। सर्वोच्च। अब तुम कहोगे तो न्यायपालिका स्वतंत्र है? नहीं। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्हें भी कार्यकाल के अनुसार करना है, किताब करना है। अगर उनका कोई जज, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज इस किताब के कानून के बाहर निर्णय देने लगे, काम करने लगे, तो फिर वो लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्न उठ जाता है कि भैया जो तो संविधान का अतिक्रमण कर रहे, वो संविधान का अतिक्रमण अगर हो गया तो 2/3 बहुमत से उस जज के खिलाफ अभियोग जारी हो जाता है और उसे पद से हटना पड़ता। तो देखिए ना, मंत्रिमंडल संसद के अंदर में, संसद न्यायपालिका के अंदर में, न्यायपालिका संसद के अंदर। नहीं आ रही बात समझ? नहीं आ रही बात समझ? आ रही है। एक दूसरे से बंधे हैं। इसमें यदि विधायिका द्वारा पारित कोई कानून
संविधान सम्मत नहीं है तो न्यायालय द्वारा ऐसे कानून को संवैधानिक घोषित करके उसके प्रवर्तन पर रोक लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 13, 32, 226 की न्यायपालिका कार्य करती है। हालांकि अमेरिका के संविधान की मूल विशेषता है। ओके, अब आता है मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध कब लग सकता है। प्रतिबंध लग सकता है या नहीं लग सकता, तो जवाब है प्रतिबंध लग सकता है। लेकिन कब लग सकता है, जब भारत में क्या लगा हो, आपातकाल। क्या लगा हो, आपातकाल लगता है तो आपके सारे मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, रोक लगा दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। क्या के द्वारा, हाँ या ना। और आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। और पिछले कई दशकों में ऐसा हुआ है कि सरकारों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपातकाल लगाए हैं, तो जनता का शोषण किया है। लेकिन फिर वही बात, फिर न्यायपालिका ने कहा कि ठीक है, आप कह रहे जनता हमारे पास नहीं आ सकती है, लेकिन हम स्वयं संज्ञान और आपको जवाब देना होगा कि आपने आपातकाल क्यों लगाया, क्या जरूरत थी, क्या ऐसी स्थिति बिगड़ गई थी कि तुम्हें आपातकाल लगाना। हाँ या ना, बात समझ में आ रही है। इसीलिए आपने देखा होगा, आप कभी देखते हैं किसी प्रकार का आपातकाल लगाना हो, जैसे आप कभी कोई आंदोलन करते हैं, आप देखते हैं चारों तरफ से आपकी पुलिस आ जाती है, पुलिस के पास लाठी चार्ज करना, पुलिस के पास गोली चलाने के आदेश होते हैं, पावर होते हैं, बंदूकें उनके पास हैं, लेकिन वो कभी भी फायर क्यों नहीं करते, क्योंकि आपको बचा रखा है कोर्ट ने। समझ में आ रही बात। आपको कोर्ट में जवाब इस बात का देना होगा कि आखिर आपने ये कृत्य क्यों किया। समझ में आ रही बात। चलिए देखें जरा, आपको बताना होगा ऐसी क्या स्थिति आ गई थी कि आपको लाठीचार्ज करना पड़ा, ऐसी क्या स्थिति आ गई थी कि आपको गोलियां चलाना पड़ी। समझ में आ रही बात। तो देखें अनुच्छेद, अब हम आपातकाल पढ़ाएंगे बाद में, अभी इसको छोड़ो। हम तो सीधी बात आपको ये बता दे रहे कि अगर आपातकाल लगा, आपातकाल लगाता है राष्ट्रपति, लेकिन किसके कहने से लगाता है, मंत्रिमंडल के कहने से। कैसे, अरे क्लियर है, मंत्रिमंडल कहेगा राष्ट्रपति से कि भैया खतरा है, राष्ट्रपति क्या लगा देगा, आपातकाल। आपातकाल लगेगा तो आपके मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे, सिवाय दो के, अनुच्छेद 20 कभी कैंसिल नहीं होगा और अनुच्छेद 21 कभी कैंसिल नहीं होगा। चलो, कोर्ट अन्य अधिकारों का निलंबन कर दिया जाएगा, 20 और 21 नहीं किया जाएगा। चलिए अनुच्छेद, ये अनुच्छेद 358 वगैरह हम सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे, अभी आपको समझ में आ गया। चलिए क्या लिखा, भारतीय 44 संविधान अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंदर प्राप्त मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये फैसले आए बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से निर्णय भी लिया कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्यु दंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करता है। समझ में आ रही बात। यानी किसी को अगर मृत्यु दंड दिया जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। एक्चुअली उसका मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसका जीवित रहना समाज के लिए खतरा है, इसलिए उसका प्राणों का हनन बिल्कुल संवैधानिक तरीके से किया जा रहा है। समझ में आ रही बात। ठीक, अच्छा, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या है। जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, सबसे पहली बात तो वो नकारात्मक भाषा में है। काय में है, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। नंबर 2, न्याय योग्य है। न्याय योग्य मतलब जैसे ही आप का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, आप तत्काल कहां जा सकते हैं, कोर्ट। सही है। नंबर 3, इनकी सुरक्षा की गारंटी सुप्रीम कोर्ट की है। किसकी है, मौलिक अधिकारों की विशेषता, मौलिक अधिकार न्यायोचित है। न्यायोचित मतलब न्यायालय में जा सकते हैं, अधिकार के आधार पर न्यायालय जाया जा सकता है। मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी प्राप्त है। मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ अधिकार, के खिलाफ, और राज्य की परिभाषा हमने बताई थी। चलो आगे, मूल अधिकार असीमित नहीं है, सीमित है। राज्य द्वारा युक्त पुनर्गठन का इसको सीमित किया जा सकता है, बताया हमने, कंट्रोल किया जा सकता है,
यह अधिकार स्थायी नहीं है, अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के माध्यम से इनको बढ़ा भी सकती है, इन्हें घटा भी। हाँ या ना? लेकिन संविधान की मूल भावना को ठेस, हाँ या ना? अरे क्लियर है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर समस्त मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। संविधान सभा के सलाहकार BN राव द्वारा सलाह दी गई थी कि अधिकारों को दो वर्गों में बांटा जाए, वे अधिकार जो न्यायालय में प्रवर्तित किए जाएं, दूसरे वे अधिकार जो न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किए जाएं। तो ध्यान रखना, ये वही चीजें हैं जो न्यायालय में प्रवर्तित किए जाएं, इन्हें बना दिया गया मौलिक अधिकार। क्या बना दिया गया? और जो न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जाए वो अब भाग 4 में पढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्व। क्या? देखिए, दो प्रकार के काम, एक जिनके ना होने पर आप तत्काल कहां चले जाएंगे? न्यायालय, हाँ या ना? लेकिन दूसरे वो जिनके विरुद्ध आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये सरकार की सुविधा पर आधारित है। जैसे आप अपने परिवार में देखते हैं, दो प्रकार के काम होते हैं, एक जो आपके अधिकार हैं और एक दूसरे वो काम जो अधिकार तो है लेकिन परिस्थितियों पर निर्भर है। जैसे मान के चलिए, फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पिताजी